दोस्तों मैं आप लोग के लिए एक इनकम टैक्स की सीरीज़ फ़िलहाल स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें सारे चैप्टर्स विथ रिवीजन प्लस अमेंडमेंट आपको इस वीडियो सीरीज़ में देखने के लिए मिलेंगे। और इसमें मैं जो भी चीज़ डिस्कस करके दे रहा हूँ सभी चीज़ों को मैं आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा PDF नोट्स के अंदर टेलीग्राम में। टेलीग्राम का ग्रुप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में है। मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा अगर फुल मार्क्स अगर आपको टैक्सेशन में चाहिए तो। सबसे पहली बात, वीडियो को देखिएगा देन नोट्स को रीड आउट कीजिएगा। नोट्स का PDF ले लीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी पढ़ने के लिए। सेकंड थिंग, जब आप पढ़ेंगे तो वीडियो देखने के बाद जब आप पढ़ेंगे तो आपको प्रॉपर रिकॉल आएगा। सारी अमेंडमेंट मैं इसके अंदर कवर्ड अप कर चुका हूँ आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ सर क्वेश्चन बैंक अगर आपको करना हो तो एक इनकम टैक्स का मास्टर ब्लास्टर है, वेबसाइट का लिंक यहाँ पे गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के, वहाँ से जाके आप बाय कर सकते हैं। हार्ड बुक आपके घर पे आ जाएगी, उसमें आपके सारे लेटेस्ट स्टडी मैट के क्वेश्चंस और पास्ट ईयर जो भी हैं कवर अप हैं। उससे बाहर ICAI से पूछेगा नहीं क्योंकि मैक्सिमम जितनी भी एडजस्टमेंट है मैं कवर अप कर चुका हूँ। तो ये अभी फ़िलहाल मैं इनकम टैक्स की सीरीज़ चला रहा हूँ आपके लिए स्पेशली, और ये जो सीरीज़ है ये आपकी रिवीजन सीरीज़ है। प्लस एक होती है मजदूर लिस्ट इनकम टैक्स की, तो वो भी मैं आपको दे दूंगा जैसे ये कोर्स खत्म होगा उसके बाद। अगर आपको मास्टर ब्लास्टर चाहिए, मास्टर ब्लास्टर और मजदूर लिस्ट में अंतर है कि मजदूर लिस्ट में हर चैप्टर के 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं और मास्टर ब्लास्टर में जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ऑल वैरायटी ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कवर्ड इन अ मास्टर ब्लास्टर। तो अगर आपको वो चाहिए होगा तो आप वो वेबसाइट से ले सकते हैं। और अगर आपको PDF रिवीजन नोट्स चाहिए होंगे जो मैं आपको वीडियो के दौरान सिखा रहा हूँ, तो वो भी जो मैंने फुल लेक्चर सिखाए हैं उसी में से मैंने पार्ट्स को स्प्लिट करके एक सिंगल पार्ट बना के मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्योंकि क्लास में तो मल्टीपल रिवीजन चल रहे होते हैं, तो जो लास्ट रिवीजन होता है मैं उसको क्लब करके आपके लिए ये जो वीडियो है वो डेडिकेटेड प्रोवाइड कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें हो सकती है जो वीडियो में मैं सिखाऊँ और नोट्स में ना हो, क्योंकि नोट्स है रिवीजन पर्पज़ के लिए और जो वीडियो में मैंने पढ़ाया है वो सारी चीज़ें हैं जो मैं क्लास के अंदर डीपली सिखाता हूँ। तो डीपली हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमें टाइम रिस्ट्रिक्टेड में कम पीरियड में ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड ज़रूर पढ़ लेंगे विथ इन अ फ्यू मिनट्स। तो अभी जो भी आप सीरीज़ देखेंगे अगर आपको कोई पार्ट ना मिले तो आप परेशान मत होना। प्लेलिस्ट मैं एक बना रहा हूँ इनकम टैक्स मई 21 और नवंबर 21 की प्लेलिस्ट, उसमें इनकम टैक्स के सारे रिवीजन वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है या फिर ऐसी कोई बात जैसे आपको कोई दिक्कत आती है तो आप 9354719404 पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, वो भी व्हाट्सएप पे। ओके, थैंक यू, इतना ही बताना है। अब हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। पहले हम बेसिक सीखेंगे, उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस सीखेंगे, फिर इनकम टैक्स के रेट सीखेंगे, फिर उसके बाद हम हाउस प्रॉपर्टी का रिवीजन फिलहाल इसमें करने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 है बेसिक टर्म्स एंड मीनिंग। तो बेसिक टर्म्स एंड मीनिंग क्या कहता है कि जब हमने स्टार्ट किया तो हमने बात की इनकम टैक्स की। तो टैक्स का मतलब यहाँ पे है कि भैया एक अमाउंट है जो हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट हमें बहुत सारी सर्विस दे रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल की सर्विस, स्कूल की सर्विस, ब्रिजेस की सर्विस और आपके बहुत जैसे आर्मी की सर्विस, पुलिस की सर्विस। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करके देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा सा अमाउंट चाहिए होता है ताकि वो देश को चला सके, इसलिए वो आपसे टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो 2 टाइप के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स यानी GST, जो कि आपके सिलेबस में है। तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो कि पर्सन जो कमा रहा है वो अपनी जेब से उसे कैलकुलेट करके जब गवर्नमेंट को पे करता है तो वो हो जाता है डायरेक्ट टैक्स। ऑन द अदर हैंड GST में क्या होता है, बर्डन विल बी शिफ्ट टू द पर्सन हु इज कंज्यूमिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। कि जब एक पर्सन गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है, समझो आप, लेट सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपने मेरी इनकम टैक्स की क्लासेस ली, इनकम टैक्स की क्लासेस प्लस GST, तो GST मैंने आपसे ही चार्ज किया और आप ही पे कर रहे हो और वही मैं गवर्नमेंट को दे दे रहा हूँ। मतलब मेरे ऊपर बर्डन नहीं आ रहा है, जिस बर्डन को हम शिफ्ट कर सकते हैं किसी और पर्सन के ऊपर, इसलिए हम उसको इनडायरेक्ट कहते हैं। है तो आप ही का, लेकिन आप किसी और के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। आई होप एग्जाम्पल परफेक्ट था और क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि भैया ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे। हाँ, इनकम टैक्स एक्ट और रूल लास्ट टाइम बात कर रहे हैं, इसकी ध्यान से समझ लेना, एक बार पक्का माइंड में जाना चाहिए। देखो, एक्ट का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको ट्रैफिक के बारे में बताया कि ट्रैफिक एक्ट बन गया कि भैया आप लाल बत्ती पे आपको रुकना है, ग्रीन पे आपको चलना है, येलो पे आपको रेडी होना है, ये बन गया। लेकिन क्या गवर्नमेंट ने एक्ट बना दिया तो आप उसको पालन करोगे? नहीं करोगे। तो फिर आपके ऊपर रूल्स बनाने पड़ते हैं ताकि जैसे पुलिस ऑफिसर हैं,
जैसे आपके ट्रैफिक ऑफिसर है वो वहां पे खड़े रहते हो तो उनके डर से आप रूल्स फॉलो करते हो, अदरवाइज आप रूल्स फॉलो ही नहीं करोगे। तो रूल्स का मतलब ऐसे उसको स्टैब्लिश कराना, एक्चुअली में जो फिल्म की राइटिंग है वो उसकी एक्ट होता है, और वही चीज जब एक्चुअली परफॉर्मेंस में आता है तो वो उसका रूल हो जाता है कि एक्चुअली इसको अप्लाई कैसे करवाया जाए लोगों के थ्रू। इसके बाद हमने 3 चीजें सीखी, कोर्ट डिसीजन, नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर। तो कोर्ट डिसीजन का मतलब है कि भैया ऐसी चीजें जो कि लैंडमार्क हो जाता है, जिसकी वजह से लॉ की इंटरप्रिटेशंस क्लियर होती हैं, जिसकी वजह से लॉ ही चेंज हो जाता है, वो आपका लैंडमार्क डिसीजन होता है। तो आपको वो डिसीजंस कुछ हैं जो पढ़ने पड़ेंगे। मैंने स्पेशली कैपिटल गेन में एक एग्जांपल बार बार मैं दे रहा हूँ, जैसे मंजुला शाह केस। आप भी एक्साइटेड हो जाओगे, सर ने इतनी बार बोला है तो हम जरूर पढ़ेंगे, डोंट वरी, कैपिटल गेन में हम पढ़ेंगे इससे अच्छे से। उसके बाद बात आता है सर्कुलर की। तो सर्कुलर क्या होता है, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये क्या है, एक कमिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डायरेक्ट टैक्स के लिए इन चीज़ों को क्लेरिफाई करता है। क्लेरिफाई मतलब कई बार क्या होता है, सेम टर्म्स का, सेम प्रोविजन का अलग अलग मीनिंग निकलता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, गिफ्ट है 50,000 तक माफ है, 50,000 रुपए में 500 ऐड हो गया, तो क्या 50,000 500 टैक्सेबल होगा या ओनली 50,000 होगा? अलग अलग डेफिनेशंस लोगों की है। तो गवर्नमेंट क्या करता है, ऐसी चीज़ों को और क्लेरिफाई करता है ताकि इसकी डबल मीनिंग क्रिएट ना हो। तो डबल मीनिंग को रोकने के लिए, एक ही मतलब बार बार अलग अलग ना समझ में आए, अलग अलग लोगों को ऐसा ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, क्लेरिफाई करती है उन चीज़ों को कि भैया हमारा इंटेंशन ये है, ठीक है। इसके बाद आया नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में क्या होता है, कुछ भी अपडेट करना है, कोई भी चेंजेस करवाना है, ऐड करवाना है, लेस कराना है, तो इसको हम नोटिफिकेशन के थ्रू करते हैं। इसके बाद आया पर्सन। पर्सन में हमने 7 कैटेगरी पढ़ी भैया। आपका इंडिविजुअल आ गया, फर्म आ गया, आपकी HUF आ गया, आपका कंपनी आ गया, AOP आ गया, BOI आ गया। उसके बाद आपने लोकल अथॉरिटी का नाम सुना, उसके बाद आपने आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का नाम सुना, ये सारे लोग कैटेगरी में शामिल होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई पर्सन और असेसी जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। पर्सन 7 कैटेगरी, लेकिन असेसी 7 कैटेगरी में से कोई भी हो सकता है, लेकिन वो होगा जो एक स्टैंडर्ड लिमिट को क्वालिफाई करेगा। जैसे असेसी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, क्या बताया था, मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। मैंने कहा असेसी वो पर्सन है जिसकी लायबिलिटी बनती है टैक्स देने की इनकम टैक्स के अंदर। इसमें भी 3 कैटेगरी है। कैटेगरी नंबर 1, आप खुद इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहे हो या किसी के बिहाफ पे कर रहे हो, आप असेसी हो। आप लॉस क्लेम कर रहे हो अपने बिजनेस का, अपने प्रोफेशन का, अपने लिए या फिर और किसी के बिहाफ पे, तो भी आप असेसी हो। ऑन द अदर साइड, इसी को हम और पढ़ते हैं, अगर आप रिफंड क्लेम हो रहा है आपके नाम पे, आपके पैन पे, तो भी आप असेसी हो। फिर 2 चीजें और पढ़ी हमने, असेसी इन डिफॉल्ट। हमने क्या पढ़ा, असेसी इन डिफॉल्ट। एक सेकेंड। तो असेसी इन डिफॉल्ट एंड असेसी डीम्ड असेसी, ये क्या होता है? डीम्ड असेसी मतलब आप असेसी नहीं हो, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को लगता है कि ऐसे पर्सन को असेसी मानना चाहिए, तो आपको गवर्नमेंट असेसी मान लेगी। और डिफॉल्ट है, कुछ भी ऐसा हुआ, आपको पता नहीं था, गलती से वो प्रोविजन आपके ऊपर अप्लाई हो गया, दिस इज डिफॉल्ट, ठीक है। तो इसके बारे में और डीप में पढ़ेंगे, डोंट वरी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको बताया स्कोप कैसे काम करता है, ये कि जो भी पर्सन है उसकी टोटल इनकम है, अगर भैया प्रीवियस ईयर में हम चेक करेंगे कि भैया आप लायबल टू पे हो या नहीं हो, आपका जो लिमिट है आप उसे क्वालिफाई करते हो नहीं करते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग रेट एंड टैक्सेस को समझते हुए, आपको असेसी समझते हुए आपसे टैक्स जो है कलेक्ट किया जाएगा। लेकिन फाइनली एक चीज़ आ जाता है, बट रेजिडेंशियल स्टेटस को चेक करते हुए कि भैया आप रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, ऑर्डिनरी हो या ऑर्डिनरी नहीं हो, इसके बेसिस पे हम ये चीज़ें चेक करते हैं। नाउ माय डियर फ्रेंड, इसके बाद हमने बातें की जैसे टोटल इनकम का मतलब क्या है। तो टोटल इनकम में हमने कहा कि 5 हेड्स को एक साथ जोड़ दो, जैसे आपका हाउस प्रॉपर्टी, आपका सैलरी, आपका कैपिटल गेन, आपका PGBP, आपका अदर्स हो, सबको जोड़ दो एक साथ। ग्रॉस टोटल इनकम आ गई, इसमें से हम डिडक्शंस को लेस करते हैं तो हमारी टोटल इनकम जो होती है वो आ जाती है। ये हमने बेसिक में अभी तक सीखा। इसके बाद भी एक पॉइंट है जो कि आपको एक्स्ट्रा सीखना था, डिडक्शन और एग्जाम्पशन में अंतर क्या है। तो डिडक्शन और एग्जाम्पशन में क्या अंतर होता है कि डिडक्शन का मतलब होता है पहले वो चीज इनकम का पार्ट थी, अब उसको लेस किया गया, दिस इज डिडक्शन। लेकिन एग्जाम्पशन में क्या होता है कि वो चीज इनकम का पार्ट ही नहीं होती है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर इनकम। सो जब इनकम का पार्ट ही नहीं हुआ तो उसको घटाने की बात भी नहीं होती है। ऑन द अदर साइड डिडक्शन में क्या होता है कि पहले वो इनकम का पार्ट होती है, बाद में उसको वहां से लेस करवाया जाता है। ओके, इसको समझाते हुए हम आगे बढ़े। उसके बाद हमने बात की प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। तो मैंने आपको अपने टर्म्स में समझाया कि प्रीवियस ईयर का मतलब है कि ऐसी इनकम, प्रीवियस ईयर मतलब ऐसी इनकम जो कि हमने अर्न की जिस साल में, वो हमारे लिए प्रीवियस ईयर होता है। और जब कमाई गई इनकम पे टैक्स भरा जाता है तो वो आपके लिए असेसमेंट ईयर होता है। मैंने आपको सर्टेन वर्ड्स बताए ताकि आपके दिमाग में क्लिक हो। प्रीवियस ईयर वो ईयर है जिस साल आपने इनकम कमाई,
और असेसमेंट ईयर वो साल है जिसमें आपको इनकम टैक्स गवर्नमेंट को भरना पड़ता है। दिस इज योर असेसमेंट ईयर। अब फिर दोनों की डेफिनेशन आ गई। तो डेफिनेशन में हमने प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन पढ़ा कि भैया दो कैटेगरी है, एक आपने अभी अभी जैसे 1 अप्रैल को या फिर 1 मई को या फिर 10 अक्टूबर को, कोई भी आपका बर्थडे या कुछ भी दिन आप पहली बार बिजनेस या प्रोफेशन स्टार्ट कर रहे हो, वहां से लेकर 31 मार्च, या फिर पहली बार कोई सोर्स ऑफ इनकम आपके टच करती है, जैसे मैंने कहा दादा पापा की कोई जमीन बेच दी या कुछ भी ऐसा कर दिया, लॉटरी लग गई, तो ये सारी चीजें क्या होता है, सोर्स ऑफ इनकम पहली बार आपके हाथ में आई, वहां से लेकर 31 मार्च को आप काउंट करते हो। या फिर सब्सिक्वेंट ईयर है आपका और सेकंड ईयर है, तो वहां से आप 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को काउंट करते हो, वो आपके लिए प्रीवियस ईयर होता है। और इन सबका टैक्स जो अगले साल में आप अपने स्लैब रेट के अकॉर्डिंग पे करते हो, वो आपका असेसमेंट ईयर हो जाता है। ये बात मैंने अब तक आपको बताई थी। इसके बाद हमने बात की यहाँ पे प्रीवियस ईयर, मैंने आपको बता दिया एसएससी। तो एसएससी की डेफिनेशन में देखो, ऑलरेडी अभी आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। असेसमेंट ईयर के बारे में मैं आपको बता दूं कि भैया जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है वो आपके लिए असेसमेंट ईयर होता है, लेकिन हमारे लिए काम की चीज़ क्या है कि जिस साल आपने इनकम अर्न की उसके अगले साल आपको टैक्स पे करना पड़ता है, वो आपके लिए असेसमेंट ईयर होता है। इसके बारे में और डीप में हम आगे फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एक यहाँ पे क्वेश्चन आया कि टैक्स गवर्नमेंट को कब पे करना पड़ता है। जनरल रूल ये है, आज कमाओ उसका अगले साल में असेसमेंट ईयर में आप पे करो। फिर इसके एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम होता है, जिस साल आपने कमाया उसी साल आपको पे करना होता है। ओवरऑल 5 एक्सेप्शन है, मैं कोशिश करता हूँ, मुझे भी याद है और आपको भी याद है। सबसे पहले है एक नॉन रेसिडेंट बंदा जो कि शिप लेके हमारे यहाँ पे आया और उसने या तो लोगों को उतारा, पैसे कलेक्ट किए, या फिर लाइव स्टॉक जानवर बेच दिए, या फिर कोई भी गुड्स बेच दिया, तो हम उसको जाने नहीं देंगे। जाने नहीं देंगे तुझे, हम उससे कहेंगे, क्या कहेंगे कि भैया हमारी गवर्नमेंट को टैक्स देके जाओ, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ना होती तो तुमको बहुत पीट के हमारे देशवासी पकड़ के बहुत मारते और जाने भी नहीं देते, सिर्फ भी छीन लेते, यहीं पे बंदी भी बना लेते। हमारी गवर्नमेंट की वजह से तुम्हें प्रोटेक्शन मिला है, जिसकी वजह से तुम फ्रीली ये सब कर पा रहे हो, तो हमें टैक्स देके जाओ। उसने बोला कितना? सर सारा दे दो। सर सारा तो मेरी इनकम ही नहीं है, 2% इनकम है, कम से कम 7.5% आपको टैक्स देना पड़ेगा, वरना अगले साल आके रिटर्न फाइल करो, जितना बना वो हमें बताओ और उसके हिसाब से टैक्स फाइल करो। सेकेंड केस, एक ऐसा बंदा जो इंडिया छोड़ के जा रहा है, भैया मैं इंडिया तेरी छोड़ चला तो जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन 1 अप्रैल से लेके जब तक आप रहे हो इंडिया में तब तक का टैक्स हमें दे दो। थर्ड केस हमने कहा EOP है, BOI है, वो क्या हो रहा है, किसी स्पेशल पर्सन पर या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जैसे मैंने आपको नवरात्रि का एग्जांपल दिया, मैंने गणेश चतुर्थी का एग्जांपल दिया, कि वो क्या होते हैं कि स्पेशल इवेंट और पर्पस के लिए बनते हैं। तो उनसे ये कहा जा रहा है ठीक है आप स्पेशल इवेंट और पर्पस के लिए, और हमें ही पता है कि आप 9 दिन में 5 दिन में अपने आप डिसॉल्व हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, आपको कोई स्थिति नहीं रहेगा, लेकिन आपकी जो भी टोटल इनकम है इस पर आपको आज अभी इसी साल टैक्स भरना पड़ेगा। हम असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेंगे। मैंने आपको और भी चीज़ें बताई थी, लेकिन वो फुल लेक्चर्स में रिवीजन के टाइम में नहीं। ओके चलिए अगला पॉइंट हम बात करते हैं, एक ऐसा पर्सन जो अपनी असेट को ट्रांसफर कर रहा है, सेल कर रहा है, ऑनरशिप किसी और को दे रहा है, बस इसलिए दे रहा है कि टैक्स अवॉइड कर सके। तो ऐसे बंदे को हम कह रहे हैं कि भाई हमारा फाइनेंशियल ईयर जब से स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से, जब तक आपने असेट को होल्ड किया तब तक की इनकम आप हमें टैक्सेबल के तौर पे दो। असेसमेंट ईयर का हम वेट नहीं करेंगे, आज हमें टैक्स चाहिए। लास्ट इसमें हमने देखा कि कोई भी बिजनेस है, प्रोफेशन है, वो डिसकंटिन्यू हो रहा है, तो भैया जब बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया तो उस बंदे को कहाँ ढूंढेंगे? असेसिंग ऑफिसर। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जिस साल आपने 1 अप्रैल से लेकर जहाँ तक आपने बिजनेस कंटिन्यू किया, प्रोफेशन कंटिन्यू किया, तब तक का टैक्स हमें दे दीजिए। ये था आपका बेसिक, और ये मैंने आपका पूरा टॉपिक खत्म कर दिया, ठीक है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों होता है? इसलिए होता है ताकि जो नॉन रेसिडेंट है उसको सिर्फ फॉरेन इनकम पे टैक्स जो है वो माफ होता है, और जो इंडियन होता है उसको फॉरेन और इंडियन दोनों पे ही टैक्स देना पड़ता है। इन अदर वर्ड्स, इंडियन रेसिडेंट अगर आप हैं तो आपको फॉरेन और इंडियन दोनों पे टैक्स देना है। अगर आप नॉन रेसिडेंट है तो आपको सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स देना है, फॉरेन पे टैक्स नहीं देना है। इसलिए हमें रेजिडेंशियल स्टेटस को समझना पड़ता है। इसके बाद हमने रेजिडेंशियल स्टेटस की बात की कि भैया रेजिडेंशियल स्टेटस है या नहीं है, क्या है। हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की, तो हम ये बात करेंगे स्टे इन इंडिया कैसा है। अगर स्टे इन इंडिया है आपका, नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग हम काउंट करेंगे, जिसमें बेसिक कंडीशंस ये कहती है कि भैया आप पिछले साल में 182 डेज रहे हैं तो आप रेसिडेंट कहलाएंगे, या फिर पिछले साल में आपका है 60 डेज और पिछले 4 सालों में 365 डेज हम काउंट करेंगे। अगर ऐसा है तो आप रेसिडेंट माने जाएंगे। फिर 2 एडिशनल कंडीशंस आई, अगर ये 2 एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो रेसिडेंट तो आप हो ही चुके हो। 2 एडिशनल कंडीशंस ये कहती है कि अगर ये 2 कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो गई तो आप रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट माने जाएंगे। पहली कंडीशन है 10 सालों में 2 साल और 7 सालों में 730 साल। ये HUF में भी सेम आता है, याद करो आप अभी, ठीक। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
फिर मैंने आपको कुछ एक्सप्लेनेशन दी कि भैया कुछ केसेस के अंदर कंडीशन नंबर 2 यानी 60 डे, पिछले साल में 60 डेज और पिछले साल के पिछले 4 सालों में 365 डेज कंडीशन नहीं लेते हैं। कुछ कंडीशन है जब वो पर्सन इंडिया छोड़ के जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात, वो क्यों जा रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट मिल रही है उसको। दूसरी बात, क्रू मेंबर है। क्रू मेंबर के केस में मैंने आपको नोट लिखवाया था, जिस दिन वो साइन करके जा रहा है, जिस दिन वो साइन कर रहा है इंडिया में आने के लिए, वो डेज आप मानेंगे कि वो आउटसाइड इंडिया रहा है। इसके बाद थर्ड कंडीशन इंडियन ऑरिजिन की थी। इंडियन ऑरिजिन है, इंडियन ऑरिजिन मतलब अनडिवाइडेड इंडिया से पहले उसके पापा या मम्मी का बर्थ है तो वो इंडियन ऑरिजिन माना जाएगा। उसमें सेकंड कंडीशन नहीं काउंट करनी, पिछले साल में 182 डेज बस देखने होते हैं। और ये सिर्फ तभी है जब इंडियन ऑरिजिन जो पर्सन है उसकी इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम नहीं, इंडियन इनकम 15 लाख से कम है। अब इसी के ऊपर 2 केस और पढ़ने थे। मान लो 15 लाख से ज़्यादा है तो 60 डेज की कंडीशन 120 डेज में कन्वर्ट हो जाती है, बाकी सारे प्रोविजन सेम रहते हैं। इसके बाद एक बार और आती है कि मान लो वो 120 डेज से ज़्यादा है, 182 डेज तक है, तो इस बीच में हम उसे रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कैटेगरी में रखते हैं। ये प्रोविजंस था और ये हमने सारा अब तक पढ़ लिया। इसके बाद हमारी आज की क्लास जो है वो स्टार्ट हुई। ये सारी चीज़ें मैं आपको लिखवा चुका हूँ। आज की क्लास में हमने बात की रेजिडेंसी स्टेटस ऑफ एचयूएफ। तो एचयूएफ में हमने कहा कि कर्ता जो है, जो हम बात कर रहे हैं कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, अगर पार्टली है या फुल्ली है, पूरा इंडिया में ही है, कहीं से भी अगर आप इंडिया को बिलोंग करते हो, तो अगर इंडिया को बिलोंग किया तो हम आपकी जो भी इनकम है, ध्यान से सुनेगा, जो भी इनकम है हम उसे रेसिडेंट के तौर पे ट्रीट करेंगे। और अगर आपका फुल्ली आउटसाइड इंडिया है, फुल्ली आउटसाइड इंडिया है, तो ही हम आपको नॉन रेसिडेंट की कैटेगरी में रखते हैं। फिर इसमें हमें 2 कंडीशंस आ गई। 2 कंडीशन वही एडिशनल कंडीशंस है कि भैया 7 सालों में 730 दिन और 10 सालों में 2 साल। अगर आप रेसिडेंट प्रूव हो जाते हो तो आपको रेसिडेंट प्लस ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन मिस हुई तो आपको रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कैटेगरी में रखा जाएगा। इसके बाद बात आई रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ फर्म, यूपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। यहाँ पे पूछा गया कि भैया पार्टली या फुल्ली अगर इंडिया को बिलोंग करते हो तो रेसिडेंट हो, और अगर होली आउटसाइड इंडिया है तो आप नॉन रेसिडेंट कैटेगरी में आते हो। यहाँ एडिशनल कंडीशंस ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी कंडीशंस नहीं आती है। इसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी आया। यहाँ पे अगर आप इंडिया में रजिस्टर्ड हो, इंडिया में रजिस्टर्ड हो तो आप इंडियन कंपनी हो। फिर फॉरेन में हो तो 2 चीज़ें पूछ गई, पोयम कहाँ पे है। पोयम अगर इंडिया में है, बिलोंग करता है, तो आप रेसिडेंट हो। अगर पोयम आउटसाइड बिलोंग करता है तो आप एक नॉन रेसिडेंट हो। यहाँ तक मैंने आपको सिखा दिया था। फिर बात आई पोयम क्या है, तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, यानी वहाँ का जो की मैनेजमेंट है प्लस जो भी आपके डिसीजंस लिए जाते हैं हायर अथॉरिटी का। जैसे मैंने आपको ज़ैफ बेज़ोस का एग्जांपल दिया, अगर इस ज़ैफ बेज़ोस भैया जो है वो इंडिया में रह के ये सब काम करते हैं तो भैया जो अमेज़ॉन है वो इंडियन कंपनी मान ली जाएगी। लेकिन अगर वो आउटसाइड इंडिया रह के ये सारी डिसीजंस मेकिंग करते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है, इसको फिक्स मत कर लेना कि ये नहीं है वो नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो भैया अमेज़ॉन जो है आउटसाइड कंपनियाँ मान ली जाएगी। इसी चीज़ को मैंने आपको लिखा दिया था, कॉमर्शियल डिसीजन की मैनेजमेंट। इसके बाद हम बात कर रहे थे स्कोप ऑफ इनकम की, सेक्शन 5 की। इसमें हमने ओवरऑल अगर आप समझो तो मैंने ऐसे लिखवाया था आपको, ये आईसीआई का ही फॉर्मेट है, ये मैंने बस अपने तरीके से लिखवा दिया आपको। वो कहता है कि इंडियन इनकम तीनों के केस में, रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, नॉट रेसिडेंट, जो भी आप कह लो, एनआर, तीनों को केस में इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी। फॉरेन इनकम अगर अदर फॉरेन इनकम है तो सिर्फ जो रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उसे ही टैक्सेबल होगी, बाकी दोनों को नहीं होगी। और जो बीच वाली इनकम है वो रेसिडेंट प्लस ऑर्डिनरी, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, उसी को जो है ये टैक्सेबल होगी। जो नॉन रेसिडेंट है उसको टैक्सेबल नहीं होगी। ये मैंने आपको समझाया था। इसके बाद हम आए थे टोटल इनकम के ऊपर। टोटल इनकम में हमने 2 बातें यहाँ पे की कि भैया देखो जो इंडियन इनकम है एक्रूड और अराइज इन इंडिया है और रिसीव्ड इन इंडिया है तो आपको टैक्सेबल होता है। और फॉरेन इनकम में अगर ये कैटेगरी में आप आए ही नहीं तो फॉरेन इनकम माना जाता है। फिर मैंने आपको सिखा रहा था एक्रूड इन इंडिया का मतलब क्या है, कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जनरेट इन इंडिया है या फिर सोर्स ऑफ इनकम जो है वो इंडिया में लोकेट करता है तो इसको हम बोलते हैं एक्रूड इन इंडिया। और रिसीव्ड इन इंडिया में मैंने कहा जो फर्स्ट टाइम आपको पैसा मिला वो रिसीव्ड इन इंडिया होता है, जिसके 2 एक्सेप्शन है रेमिटेंस के। पहला आपको बाहर ही मिला और वहां से आप लेके घर पे आए। दूसरा केस आप पहले ही बाहर टैक्स दे चुके हो तो इंडिया में उस पर टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ये मैंने आपको समझाया। उसके बाद इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, हमने इसमें 3 केस रखे हैं। एक एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम में अगर एम्प्लॉयर पैसा डाल रहा है और फिर आपको मिलता है तो इसको डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मानते हैं। अनरिकॉग्नाइज टू रिकॉग्नाइज अगर आप करवाते हो तो इसे हम जो भी पैसा आपको मिलेगा उसे हम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मानते हैं। फर्स्ट केस जो था वो ये था कि अगर 12% को क्रॉस करता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और जो इंटरेस्ट देयर ऑन है वो 9.5% को क्रॉस करता है तो भैया ये जो एक्स्ट्रा पैसा जो दिख रहा है हमें वो डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मान लिया जाएगा। टॉपिक था इनकम डीम
टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे बिजनेस कनेक्शन की, तो हमने कहा कोई भी पर्सन है या एजेंट है वो नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे इंडिया में काम कर रहा है। इसमें हमने 3 पहले मेनली बातें देखी, ABC। तो यहाँ पे जब ABC की हम बात कर रहे थे तो पहला तो हमने कहा कि भैया आप कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर देते हो और आप एक प्रिंसिपल रोल प्ले करते हो तो भैया बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। दूसरी बात, आप हमारे लिए स्टॉक मेंटेन करते हो तो भी बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। थर्ड है कि भैया आप हमारे लिए ऑर्डर लाते हो तो भी इसे बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। 3 इसमें बातें और ऐड ऑन की गई जो एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि वो मेरा बॉस है, मैं उसका बॉस हूँ, या हम दोनों का कोई बॉस है, उसके बिहाफ पे उस एजेंट ने काम किया तो भी इसे बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। दिस इज ओवरऑल डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। ठीक है, इनकम डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। दिस इज द फुल टॉपिक वी रिवाइज्ड विद इन 58 मिनट्स। तो अब जो मैंने आपको पढ़ाया है अब तक, ठीक है, यहाँ तक तो आप पढ़ चुके हो। अब एक बार इसी टॉपिक को शांत दिमाग से शुरू से अब तक जो पढ़ा है और आज जो पढ़ा है इसको एक बार साथ में रिवाइज करते हैं। मतलब पहले का पढ़ा हुआ पूरा रेडी हो चुका है, मुझे पता है आपको, पिछले बार में मैंने आपको पूरा रिवाइज करके दिया था। आज सेक्शन 9 पे फुल फोकस चाहिए मुझे, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। ठीक है, इनकम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। सबसे पहला टॉपिक है कि भैया बिजनेस कनेक्शन। बिजनेस कनेक्शन का मतलब ये है कि आप प्रिंसिपल है, आप कोई भी हैं जो कि पर्सन या एजेंट से काम करवा रहे हैं और आपके कहने पे 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़, ऑर्डर बुक किए जाते हैं, बुक्स मेंटेन की जाती है, और कोई एक ऐसा बंदा है आपका, यहाँ पे लिखा है, जो कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करता है और वो प्रिंसिपल रोल प्ले करता है, तो बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। फिर 3 बातें और आ गई, मैं किसी का बॉस हूँ और मेरे कहने पे पर्सन या एजेंट ने काम किया, कोई मेरा बॉस है, मेरे बॉस के कहने पे उस पर्सन एजेंट ने काम किया, या कोई मेरा और मेरे बॉस का भी कोई बॉस है तो उसके कहने पे एजेंट और पर्सन ने काम किया, बिजनेस कनेक्शन माना जाता है। ये यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया और ये डायग्राम भी सिखा दिया। इसके बाद हमने कहा कि 3 बातों को ओवरऑल 4 पॉइंट्स से जहाँ तक याद है, यस 4 पॉइंट्स को आप बिजनेस कनेक्शन नहीं मानते हैं। सबसे पहले कौन सी बात को नहीं मानते हैं कि भैया हमने ऊपर बात की थी स्टॉक मेंटेन करना, यहाँ स्टॉक मेंटेन नहीं है, यहाँ पे परचेज किया गुड्स और एक्सपोर्ट कर दिया, नहीं माना जाएगा। दूसरी बात है, यहाँ पे न्यूज़ और व्यूज़ कलेक्ट किया जा रहा है इंडिया के अंदर, लेकिन वो टेलीकास्ट किया जा रहा है आउटसाइड इंडिया, तो इसे भी बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। थर्ड है शूटिंग ऑफ मूवी, तो मैंने आपको गांधी जी का एग्जाम्पल दिया था, DDLJ का एग्जाम्पल दिया था, मूवी शूट हो रही है, इसे भी बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाता। फोर्थ है, कोई फॉरेन कंपनी है वो डिस्प्ले कर रही है डायमंड को, वो भी अनकट, ठीक है, तो इसको भी बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाता। इसके बाद फाइनेंस एक्ट में 3 बातें लिखी गई, बहुत प्यार से कहा कि इसे ऑपरेशन इन इंडिया माना जाता है। सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट्स के थ्रू कस्टमर से कुछ बाय करवा रहे हो या वो कुछ बाय कर रहे हैं। दूसरी चीज़, आप कस्टमर के डाटा को बाय कर रहे हो जो उस वेबसाइट पर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। और थर्ड, यहाँ पे इन्होंने बोला आप कोई भी गुड्स सेल करते हो या सर्विस देते हो अपनी वेबसाइट के थ्रू, तो भैया इसको भी ऑपरेशन इन इंडिया माना जाता है। आगे हम बढ़े, हमने कहा कि कोई भी प्रॉपर्टी एसेट्स है, मैंने लैंड का एग्जांपल दिया कि उससे आपको किराया आता है, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। आप उस प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। सैलरी है, आपको मिल रही है क्योंकि आपने भारत में सर्विस दी है, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। दूसरा हमने कहा कोई भी सैलरी है आपकी, गवर्नमेंट आपको पे कर रही है और आप बाहर काम करते हैं, परक्यूजिट और अलाउंस जो है वो एग्जाम्प्ट है, लेकिन सैलरी को टैक्सेबल यहाँ पे क्या गया है, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया के बेसिस पे। गिफ्ट है, गिफ्ट जो है एक रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को दे रहा है, और कहाँ दे रहा है सर, आउटसाइड इंडिया दे रहा है, तो इसको भी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। इंटरेस्ट के बारे में बात किया गया, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड टेक्निकल फीस, इसको मैं जरा कंक्लूड कर दूं कि गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है या कोई रेसिडेंट आपको पैसा दे रहा है, ठीक है सर, तो इसे डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। एक एक्सेप्शन यहाँ पे आया कि अगर वो बंदा पैसा तो दे रहा है लेकिन जो भी इंटरेस्ट उसने पे किया वो उस पैसे को भारत में यूज़ ना करके आउटसाइड इंडिया यूज़ कर रहा है, उसने जो टेक्निकल सर्विस ली, जो रॉयल्टी है वो भारत में यूज़ ना करके अगर आउटसाइड इंडिया कर रहा है तो वो एग्जाम्प्ट हो जाता है। फिर है कि एक नॉन रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट से पैसा लिया या फिर रॉयल्टी वो पे कर रहा है या फिर टेक्निकल फीस ली, लेकिन वो इंडिया में यूज़ कर रहा है, नॉन रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट है लेकिन वो इंडिया में यूज़ किया जा रहा है, तो इसे डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया कहेंगे। तो ये ओवरऑल चैप्टर जो है हमारा फिनिश हुआ यहाँ पे। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया उसमें हमें रिवीजन देना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स से, और स्लैब रेट जहाँ भी हमने डिस्कस किए, बेसिक में जितने भी आते हैं हमने डिस्कस किए, कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं जो अदर चैप्टर्स में कवर होंगी वो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया इंडिविजुअल से कि इंडिविजुअल का जो टैक्स लायबिलिटी है वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग निकाला जाता है, जो कि फाइनेंस एक्ट 2020 ने बताया है। फिर हमने यहाँ पे स्टार्ट किया कि रेजिडेंट इंडिविजुअल अगर उसकी 60 ईयर और मोर है
एनी टाइम, कभी भी रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में, बट 80 ईयर्स तक ही है तो उसे सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में रखा जाता है। अगर उसकी इनकम 3 लाख तक है तो उससे कोई टैक्स नहीं लिया जाता। उसके बाद नेक्स्ट 2 लाख यानी अप टू 5 लाख है तो 5% टैक्स देना होता है। नेक्स्ट 5 लाख यानी अप टू 10 लाख है तो 20% देना होता है, और बैलेंस अमाउंट पे 30% का टैक्स देना होता है। अगर वही वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, 80 साल या उससे ज़्यादा है, तो इसको वेरी सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में रखा जाता है। 5 लाख तक भाई साहब से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता। फिर नेक्स्ट 5 लाख यानी अप टू 10 लाख 20% टैक्स लिया जाता है। उसके बाद बैलेंस अमाउंट पे 30% टैक्स उसे देना पड़ता है। फिर हमने बोला अदर इंडिविजुअल जो कि 60 का नहीं हुआ है अभी, तो भाई साहब को 2.5 लाख तक माफ है, निल है। और नेक्स्ट 250 पे यानी अप टू 5 लाख 5% टैक्स है। और नेक्स्ट 5 लाख यानी अप टू 10 लाख 20% और बैलेंस अमाउंट पे 30% का टैक्स देना पड़ता है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अप्लाई है, 4% देना पड़ता है। राउंडिंग ऑफ हमें करना पड़ता है ऑलवेज अराउंड ऑफ ₹10। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चंस को हम साइड कर देते क्योंकि क्वेश्चन को हम रिवीजन का पार्ट नहीं रख सकते। इसके बाद सरचार्ज की बात की थी मैंने इंडिविजुअल, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही आपको इंडिविजुअल पे ही हमेशा क्वेश्चन पूछता है। बाकियों को तो हम नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, लेकिन इंडिविजुअल ही हमारा मेन टॉपिक है जो हमारे एग्जाम में आता है। तो अगर आप 50 लाख से 100 लाख तक कमाते हैं तो 10% का सरचार्ज है। अगर आप 100 लाख से 200 लाख तक अर्न करते हैं तो 15% का सरचार्ज है। अगर आप 200 लाख से 500 लाख तक अर्न करते हो तो 25% का सरचार्ज है। अगर आप 500 लाख से भी ज़्यादा अर्न करते हो तो 37% का सरचार्ज आपको पे करना पड़ता है। फिर मैंने आपसे बोला था कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो चार्ज होता है टैक्स प्लस सरचार्ज पे। मैंने नोट लिखवाया था कि जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो अप्लाई होगा टैक्स प्लस सरचार्ज पे, ठीक है। इसके बाद फिर हमने क्वेश्चंस किए। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया मार्जिन रिलीफ। मार्जिन रिलीफ मैंने आपको बोला कि देखो सबसे पहले तो आप ये समझो कि मार्जिन रिलीफ क्यों लगा। तो आपने 50 लाख के बाद गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा टैक्स पे किया एज अ सरचार्ज, 100 लाख के बाद एक्स्ट्रा टैक्स पे किया दिस इज सरचार्ज, 200 लाख के बाद एक्स्ट्रा टैक्स पे किया जो कि सरचार्ज था, 500 लाख के बाद एक्स्ट्रा टैक्स पे किया जो कि सरचार्ज था। यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई गवर्नमेंट ने आपसे एक्स्ट्रा टैक्स लेना शुरू कर दिया। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए आपकी इनकम बढ़ रही है 1 लाख से और टैक्स बढ़ जाए 1,30,000, तो जितनी इनकम नहीं बढ़ी उससे ज़्यादा अगर टैक्स देना पड़ जाए तो ये हमारे साथ अन्याय हो जाएगा। हम कहेंगे भैया जितनी इनकम बनी एज अ टैक्स ले लो, लेकिन जो इनकम ही नहीं बनी उसका टैक्स हम आपको कैसे दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने हमें यहाँ पे रिलीफ दिया जिसका नाम दिया गया मार्जिन रिलीफ। तो हमने इसके लिए क्या कहा, इन ऑर्डर टू रिमूव दिस डिफेक्ट असेसी शैल बी अलाउड रिलीफ टू द एक्सटेंट इंक्रीज इन टैक्स इज मोर देन द इंक्रीज इन इनकम एंड इट इज कॉल्ड मार्जिन रिलीफ। नाउ माय डियर फ्रेंड, मार्जिन रिलीफ को हमने एज ए एग्जाम्पल देखा यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं रिबेट की। रिबेट इन केस ऑफ इंडिविजुअल, सेक्शन 87A। रिबेट सबसे पहले रेजिडेंट और इंडिविजुअल को ही दिया जाता है। अगर कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है या फिर कोई अदर पर्सन है तो उसको रिबेट नहीं दिया जाता है। सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है। रिबेट ऑलवेज तब दिया जाएगा जब आपकी इनकम, टोटल इनकम 5 लाख को क्रॉस नहीं करेगी। 5 लाख से अगर 1 रुपये भी ज़्यादा है, 1,000 रुपये भी ज़्यादा है तो आपको मार्जिन रिलीफ का बेनिफिट, यहाँ पे रिबेट का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। और रिबेट मैक्सिमम 12,500 होता है। टैक्स जो निकला वो और 12,500, विच एवरेज जो लेस होगा एज अ आपको रिबेट अलाउ कर दिया जाएगा। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इसके ऊपर से अप्लाई किया जाएगा। जब ये कैलकुलेट हो जाएगा तब 87A के अंदर। उसके बाद एक कैपिटल गेन का प्रोविजन था। मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 111A और कैजुअल इनकम पे रिबेट दिया जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A पे नहीं दिया जाता है। मैंने कहा कि वेट कीजिए, कैपिटल गेन के टॉपिक में आपको प्रॉपर तरीके से समझाया जाएगा। नाउ माय डियर फ्रेंड, ये आपको कुछ क्वेश्चंस कराए गए थे यहाँ पे। इसके बाद मैंने कहा था कि वो टॉपिक्स पढ़ लेते हैं जिस पे ICI क्वेश्चन तो नहीं पूछती है, लेकिन फिर भी हमें नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। भैया कोई HUF है, AOP है, BOI है, AGP है, तो अप टू 2,50,000 नील टैक्स रेट है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% का टैक्स रेट है। 5 लाख से 10 लाख तक का 20% का टैक्स रेट है। अबव 10 लाख 30% का टैक्स रेट है। और इनके लिए जो इंडिविजुअल का सरचार्ज रेट है वही आपको कॉमनली बेसिस पे लगाना होता है। अगर बात करें फर्म, LLP, लोकल अथॉरिटी, तो यहाँ पे स्लैब रेट नहीं है, फ्लैट 30% है। जितना भी कमाओगे आपको 30% टैक्स देना होगा। अगर आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं तो 10,000 तक 10% का टैक्स। उसके बाद 10,000 से 20,000 तक 20% का टैक्स। 20,000 से ऊपर 30% का टैक्स देना होता है। और इन सभी को सरचार्ज वर्ड नहीं यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे कहूँगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इस केस में भी 4% ऐड होगा, इस केस में भी 4% ऐड होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में भी 4% ऐड होगा। सबके केसेस में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको भूलना नहीं है कि मैंने नहीं लिखवाया तो नहीं लगाओगे, नहीं, आपको लगाना ही पड़ेगा। नाउ माय डियर फ्रेंड, कोऑपरेटिव सोसाइटी,
कोऑपरेटिव सोसाइटी बता दिया मैंने आपको। फिर कंपनी के बारे में बताया कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो 40% टैक्स देना पड़ता है, डोमेस्टिक कंपनी है तो 30% देना पड़ता है। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर 18-19 में 400 से करोड़ आपका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट थी तो भैया आपको 25% का ही टैक्स देना होता है। ये कोई स्पेशल केस आएगा तो ऐसे ही पूछेगा, अदरवाइज आपको इसके लिए ऐसे ही परेशान नहीं करता। उसके बाद बात करते हैं सरचार्ज की। तो सरचार्ज फॉर्म LLP लोकल अथॉरिटी को 1 करोड़ से ऊपर इनकम होने पे 12% देना होता है। डोमेस्टिक कंपनी अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक अर्न करती है तो टोटल इनकम पे 7% का टैक्स देना पड़ता है। टोटल इनकम अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो 12% का हमें सरचार्ज पे करना होता है। एक बार दोबारा से बोल रहा हूँ, ध्यान सुनेगा। डोमेस्टिक कंपनी यहाँ पे बात कर रहे हैं सरचार्ज की, अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है बट 10 करोड़ तक है तो सिर्फ 7% का सरचार्ज यहाँ पे लगता है। अगर टोटल इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा है तो सरचार्ज जो है वो 12% हो जाता है। उसके बाद फॉरेन कंपनी की बात करें तो टोटल इनकम अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है, 10 करोड़ तक है तो 2% का सरचार्ज लगता है। और अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है टोटल इनकम तो 5% का सरचार्ज लगता है। इसी के साथ हमारा बेसिक खत्म हुआ, टैक्स रेट खत्म हुआ, प्लस रेजिडेंशियल स्टेटस फिनिश हुआ। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी दोस्तों। हम करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टॉपिक का रिवीजन। स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 22 से। दिस इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें हमने पढ़ा था कि इस हेड में चार्ज होने के लिए इनकम को, जो आपकी इनकम है, जो भी आपकी रिसीप्ट है, जो भी आपके रेंटल्स है, उसे अगर इस हेड में चार्ज करना है तो आपकी 2 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। पहली चीज़, आपके पास हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दूसरी बात, आप उसके ऑनर होने चाहिए। इसके बाद हमने 3 नोट्स यहाँ पे लिखे थे, अगर आपने लिखा हो और प्रॉपर नोट्स बनाए हो। पहली चीज़ कि यहाँ पे हम हाउस जो अटैच है आपका लैंड एंड अपर टेनेंट बेयर टू, यानी उसके साथ कोई भी लैंड है, चाहे वो पार्किंग के लिए है या फिर आपने कुछ भी अपना एरिया बना रखा है गाड़ियों की पार्किंग के लिए या कुछ भी आप गार्डनिंग के लिए, किसी भी पर्पस के लिए, लैंड अपर टेनेंट बेयर टू, आपके घर से कोई भी लैंड अगर जुड़ा हुआ है तो वो यहाँ कवर्ड होगा। लेकिन सिर्फ लैंड है और उस पर रेंटल इनकम आ रही है तो वो अदर सोर्स में जाता है, वो इस हेड में नहीं आता है। इसके बाद जब हम आगे बढ़े थे तो एक चीज़ और आई थी यहाँ पे कि यहाँ पे ऑनर अगर किसी को लेट आउट करता है तो हाउस प्रॉपर्टी में आता है, लेकिन टेनेंट यानी ए ने बी को दिया, बी अगर सी को देगा, यही प्रॉपर्टी लेट आउट करेगा तो वो अदर सोर्स में आएगी, वो यहाँ पे नहीं आएगी। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी, भैया कितनी टाइप की हाउस प्रॉपर्टी है। तो पहली बात हमने कहा था, एक तो ऐसा हो गया जिसमें मैं खुद रह रहा हूँ, रेसिडेंशियल पर्पज, और दूसरा आपका हो गया लेट आउट। तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी लेट आउट है तो वो 100% टैक्सेबल होती है। लेकिन अगर मैं रह रहा हूँ तो 2 कंडीशन आती है कि मैं कैसे रह रहा हूँ, कितने घरों में रह रहा हूँ। तो अगर मैं रह रहा हूँ और रहते हुए अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ तो वो PGPP में चली जाती है। लेकिन अगर मैं रह रहा हूँ भी तो 2 क्वेश्चन है। तो इसमें हमने क्वेश्चन रखा था, अरे वो कालिया कितने घर है रे, है ना, अरे वो SSC कितने घर है। तो इसमें हमने बात की थी कि अगर आप मैक्सिमम 2 हाउसेज में रह रहे हो तो हम आपको एग्जाम्प्ट कर देते हैं कि भैया आपको टैक्सेबल आप नहीं होगे। लेकिन आपके पास 2 या उससे ज़्यादा घर है, तो अगर 2 या उससे ज़्यादा घर है तो जो 2 घर हैं वो तो हम आपको एग्जाम्प्ट कर देंगे, लेकिन उससे अगर 2 से ज़्यादा घर हैं आपके पास तो हम आपको टैक्सेबल करेंगे। ये चीज़ हमने चार्ट के अंदर देखी थी, जिसको जब आपने लेट आउट नहीं कर रखा लेकिन फिर भी हम मान रहे हैं कि आपने लेट आउट किया है और 2 हाउसेज को हम एग्जाम्प्ट कर रहे हैं, तो जो अदर हाउसेज है, जैसे आपके पास 5 हैं तो 2 अगर लेट आउट है तो जो बच गए 3, वो जो हमने लेट आउट किया है वो डीम टू बी लेट आउट नाम से जाना जाएगा। इसके बाद हमने बात की थी हाउ टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हमने इसने फॉर्मेट बनाया था। फॉर्मेट में हमने कहा था सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू पे हमने जाके नोट भी लिखा था। म्युनिसिपल वैल्यू में सबसे पहली बात हमने कही थी कि वो वैल्यू जो कि म्युनिसिपल यानी वहाँ के, जैसे आपने सुना होगा हाउस टैक्स लिया जाता है या फिर आपके यहाँ पे गाड़ियाँ आती होंगी साफ सफाई करने के लिए, तो वो लोग जो रेंट आपसे चार्ज करते हैं वो म्युनिसिपल वैल्यू यानी म्युनिसिपल अथॉरिटी के अकॉर्डिंग आपके लोकेशन की क्या वैल्यू होगी, आपके यहाँ का रेंट क्या होगा, दिस इज योर म्युनिसिपल वैल्यू। देन वी हैव अ फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू कहता है कि आस पास, अड़ोस पड़ोस, मैंने क्या बोला था, आस पास अड़ोस पड़ोस में उस जगह की क्या वैल्यू है, तो बाकी लोग जो आपके पड़ोस की है वो कितना चार्ज कर रहे हैं सेम प्रॉपर्टी के लिए, वो आपका फेयर रेंट हो जाएगा। तो इन दोनों का हम हायर ले लेते हैं, हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। देन वी विल कंपेयर इट स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट का मतलब ये है मैक्सिमम रेंट कैन बी चार्ज्ड। तो इसमें हम लोअर चूज करते हैं ऊपर वाले दोनों पॉइंटों का। ऊपर में से आपने हायर ले लिया, जो निकल के आया उससे आप कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से। दिस इज कॉल्ड योर एक्सपेक्टेड रेंट, दैट इज मैक्सिमम रेंट कैन बी चार्ज्ड।
तो वो तो मैक्सिमम है, लेकिन आप तो ऑलरेडी चार्ज कर रहे हो ना, तो विच एवर इज लोअर हम चूज करते हैं। तो विच एवर इज जो लोअर हमने चूज किया, ये आया एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्सपेक्टेड रेंट को हम एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हैं यहाँ पे। तो एक्चुअल रेंट वो रेंट है, यहाँ पे दो चीजें होंगी, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, रिसीवेबल माइनस एरियर। तो यहाँ पे एक्चुअल रेंट का मतलब क्या होता है, रिसीव्ड, रिसीवेबल माइनस एरियर ऑफ रेंट। तो ये करके आप एक्चुअल रेंट तक पहुंचते हो, ठीक है। फिर इसके बाद हायर ऑफ, आप जब इसमें कैलकुलेट कर लेते हो एक्चुअल रेंट, तो इन दोनों में जो हायर होता है वो हम ले लेते हैं, दिस इज योर जीएबी। जीएबी में से म्युनिसिपल टैक्स को लेस कर देते हैं। म्युनिसिपल टैक्स को जब लेस कर देते हैं तो एनएबी आता है। एनएबी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन दैट इज 24A, फिर लोन 24B हम अलाउ कर देते हैं। ये हमने बातें पढ़ी थी, लेकिन हाँ अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसमें हमने कुछ नोट्स लिखे थे। नोट्स में सबसे पहले अगर हम बात करें तो फेयर वैल्यू टेंशन वाली बात नहीं है, स्टैंडर्ड रेंट नॉर्मल हो गया आपका। यहाँ पे हमने चीज़ें लिखी थी म्युनिसिपल टैक्स से। म्युनिसिपल टैक्स में देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी थी, जैसे कई बार म्युनिसिपल टैक्स जो होता है वो परसेंटेज में गिवन होता है। तो अगर म्युनिसिपल जो टैक्स है वो परसेंटेज में गिवन है, तो जो म्युनिसिपल वैल्यू है उसमें मल्टीप्लाई करा के जो वैल्यू आएगी वो म्युनिसिपल टैक्स के तौर पे हम लेते हैं। फिर इसमें हमने एक बात और पढ़ी थी कि म्युनिसिपल टैक्स यानी जो गवर्नमेंट का पैसा है वो तभी अलाउड होगा जब एक्चुअली पेड होगा, अगर ये आउटस्टैंडिंग है तो ये अलाउ नहीं होता। दूसरी बात इसमें खास हमने और देखी थी कि अगर मान लो मतलब मकान मालिक जो है, ऑनर ऑफ द हाउस है, वो पे करेगा तो अलाउ होगा, अगर इस पे टेनेंट अगर पे करेगा तो अलाउ नहीं होगा। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी थी जो मैंने आपको स्पेशली लिखवाई थी। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो तो इसमें है रिडक्शन 24 अंडर सेक्शन 24A 30% ऑफ एनएबी। इसमें आपने एक खास बात पढ़ी थी कि 30% ऑफ एनएबी का लॉजिक क्या था कि देखो कई बार आप रिपेयर करवाते हो, कई बार आप मेंटेनेंस करवाते हो, कई बार आप पार्किंग चार्ज देते हो, कई बार आप अदर चार्जेस देते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देते हो, कई बार आप वायरिंग करवाते हो। तो आपको पूरे साल में कुछ ना कुछ आपका बल्ब खराब हो गया, कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहेगी, तो कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, कुछ ना कुछ खर्चे आप करते रहोगे। तो देखो आप पता नहीं कितने टाइप के अलग अलग लोकेशन वाइज अलग अलग खर्चे हमें पकड़ा सकते हो। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया हाथ जुड़ाओ हमसे, हम सारे खर्चे अलाउ नहीं करेंगे, सारे खर्चे हो जाएंगे डिसअलाउ। ऑन द बिहाफ ऑफ योर एक्सपेंसेस वी आर अलाउ अ नेट 30% डिडक्शन, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिडक्शन, कि चाहे आप खर्चा करो या ना करो हमसे 30% ले लेना। नाउ वी हैव अ 24B। 24B है इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में यहाँ पे खास बात क्या है कि ये एजुकेशन लोन नहीं है, ये हाउस प्रॉपर्टी का लोन है। कि आपने कंस्ट्रक्शन किया, नया घर लिया, ध्यान से सुनना, कंस्ट्रक्शन किया, नया घर लिया, या कुछ भी ऐसा कर रहे हो जो कि रिलेटेड टू योर हाउस प्रॉपर्टी है, तभी 24B में आएगा। लेकिन अगर हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, आपने कार ली, बाइक ली, तो वो यहाँ नहीं आएगा। कहने का मतलब क्या है, पॉइंट नंबर 1 कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो किस चीज के ऊपर होना चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर। कंस्ट्रक्शन है, रिनोवेशन है, परचेज है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, कुछ भी है, लोन जो होना चाहिए वो 24B के अंदर होना चाहिए। सेकंड थिंग हमने इसमें बात की थी, एक चीज और है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है क्या ये आउटस्टैंडिंग चलेगा या ये पेबल चलेगा। तो ये एक्रूड बेसिस चलेगा। एक्रूड हो गया, यू कैन क्लेम द डिडक्शन। आपने एक्चुअली पे किया नहीं किया वो हमारी टेंशन नहीं है, वो इसलिए नहीं कहा इनकम टैक्स ने क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये लोग नहीं पे करेंगे तो जो बैंक है जहां से उन्होंने फाइनेंस कराया वो उस हाउस को क्या कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे। इसलिए इनकम टैक्स ने इसमें अपनी टांग नहीं अड़ाई, उन्होंने बोला ठीक है तू मत पे कर, बैंक तेरे से निपट लेगी ऑटोमेटिक। ओके, इसके बाद एक चीज आया, क्या लोन ऑन लोन इंटरेस्ट अलाउ है। मान लो एग्जिस्टिंग लोन 16% का है, नया लोन मिल गया 12% का। क्या अगर मैं 12% का लोन लेता हूं 16% के लोन को पे करने के लिए, अब मैं 12% का लोन पे करूंगा तो क्या वो चलेगा? जी चलेगा, इनकम टैक्स अलाउ करता है। लेकिन पैनल इंटरेस्ट जो होगा, पैनल इंटरेस्ट मतलब लोन पे आप डिफॉल्ट कर रहे हैं, आप इंटरेस्ट तो पे करना अलाउ है लेकिन इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है तो वो अलाउ नहीं होगा। फिर यहाँ पे दो खास बातें और थी टीडीएस से रिलेटेड कि अगर आपने फॉरेन से कोई लोन लिया है, मान लो आपको फॉरेन से 2% पे लोन मिल रहा था, आपने ले लिया, आप उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट अगर विदाउट टीडीएस आपने डिडक्ट किए, अगर इंटरेस्ट पे कर दिया फॉरेन पार्टी को, तो आपका जो इंटरेस्ट आपने पे किया है वो डिसअलाउ हो जाएगा। ये हमने 24B के रिगार्डिंग कुछ बातें पढ़ी थी। इसके बाद 24B में एक पॉइंट और ऐड ऑन किया था, वो हमने किया था कि मान लो प्री इक्विजिशन इंटरेस्ट के बारे में हमने बात की थी कि प्री इक्विजिशन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आपका घर आज बन के रेडी हुआ है, कंस्ट्रक्शन पर्पज से आपने लोन लिया था, आज बन के रेडी हुआ है, इससे पहले के इंटरेस्ट का हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया कि जो इससे पहले का इंटरेस्ट है वो आप क्या करो कि मान लो आपने 2016 में लिया था, 2016, 17, 18, 19, 20 में आपका घर लेट सपोज रेडी होता है, तो जो पहले का इंटरेस्ट है उन सबको कम्युलेट कर लो, डिवाइड बाय 5 कर दो, और आने वाले जिस साल में आपका घर तैयार हुआ है उस साल से आने वाले सालों में
आप 1/5 में आने वाले 5 सालों में उसको राइट ऑफ करवा सकते हो। फिर एक चीज़ और आई, सर इस साल का इंटरेस्ट का क्या करना है? तो इस साल का इंटरेस्ट फुल्ली अलाउड है, लेकिन जो प्रीवियस इंटरेस्ट है आपका, प्री इंटरेस्ट है, प्री इनकॉर्पोरेशन इंटरेस्ट है, वो आपका 1/5 के तौर पर अलाउ होगा। ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, एक बार देख लो अगर मेरे से कोई छोटा हो तो। वाओ, आपका मास्टर इंटेलिजेंट हो गया ठीक है, ये हमने चीज़ें पढ़ी थी और देख लो कुछ छूटा तो नहीं है। नहीं सर, परफेक्टली चल रहा है। इंटरेस्ट और लोन, यस। हाँ, एक पॉइंट और है, लोन जो है वो जरूरी नहीं है कि कहाँ से ले रहा होना चाहिए। ऑब्वियसली वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, फ्रेंड से होना चाहिए, लेकिन हाँ इस पे एंट्री जो होनी चाहिए वो बैंक के थ्रू होनी चाहिए। कैश में आप पैसा ले लोगे और कहोगे लोन लिया है तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। ये आपको खास बात थी। अब यहाँ पे लिमिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना आप लोन पे इंटरेस्ट अलाउ है। तो अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो लिमिट अलग है, अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है, लेट आउट प्रॉपर्टी है, मान लो मैंने किराए पे ही घर को दे रखा है, तो इंटरेस्ट की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर मैं खुद रह रहा हूं तो यहाँ पे लिमिट लगाई है। नॉर्मल केस में 30,000 है, लेकिन आप 2 लाख ले सकते हो। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो नोट डालना पड़ेगा, नोट नंबर 1 या नोट नंबर 2 आपको आंसर में लिखना पड़ेगा कि सर हम ये मान के चल रहे हैं सारी कंडीशन सेटिस्फाई है, इसलिए 2 लाख वी आर क्लेमिंग। बट अगर कोई मान लो क्वेश्चन खुद बोलता है अगर आपको 30,000 ही लेना है, 2 लाख नहीं लेना है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि वी आर एज्यूमिंग ओनली 30,000 मैक्सिमम लिमिट इज अलाउड। तो आपको नोट डालना पड़ेगा कि आप क्या क्लेम कर रहे हैं अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो यहाँ पे एक 30,000 है, एक 2 लाख है। 2 लाख के लिए कंडीशन है आपका 1499 के बाद का लोन होना चाहिए। आपने जो लोन लिया है वो कंस्ट्रक्शन और परचेज के लिए होना चाहिए। फिर इसने बोल दिया कि कंस्ट्रक्शन के लिए ही होना चाहिए और विद इन अ 5 ईयर आपने लोन की पेमेंट कर दी हो, ठीक है। सॉरी, विद इन अ 5 ईयर प्रॉपर्टी शुड बी कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर, मतलब लोन जब से लिया है तब से उससे वहां से 5 सालों के अंदर आपका घर जो है वो रेडी हो जाना चाहिए फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन इज टेकन। तो मतलब जो मैंने सॉरी बोला था वो भी कंप्लीट हो गया कि लोन लेने से 5 साल के अंदर घर रेडी भी हो जाना चाहिए और आपका लोन भी क्या लिखा है, लोन इज टेकन। जब से लोन लिया, इसका मतलब क्या हुआ, जब से लोन लिया उसके 5 सालों में आपका घर रेडी हो जाना चाहिए। तो लोन की पेमेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ध्यान से सुनो। लोन जब से लिया उसके 5 सालों में आपका घर जो है रेडी हो जाना चाहिए। फिर ये इंटरेस्ट पेड पेबल, ये सारी चीज़ें बता दी मैंने, प्री कंस्ट्रक्शन आपको बता दिया। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल दिखा था हमने, कुछ एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए थे हमारे, यस। उसके बाद अनरियलाइज रेंट का और एरियर ऑफ रेंट का क्या होता है। देखो, अनरियलाइज रेंट और एरियर ऑफ रेंट दो अलग अलग चीजें हैं। अनरियलाइज रेंट का मतलब है कि मैंने उससे बोला कि भाई रेंट दे दे, वो दे नहीं रहा। एरियर ऑफ रेंट क्या है, हमारा डिस्प्यूट हो गया, मैं कह रहा हूं इतना रेंट दो, वो दे नहीं रहा। मैंने बोला कि भाई तुमसे बात हुई थी 20,000 पर मंथ, वो कह रहे सर मैं 10 ही दूंगा। मैंने कहा क्यों? कह रहे सर आपके इलाके में लाइट नहीं रहती, आपके घर में पानी टपकता है, मैं तो नहीं दे रहा आपको रेंट। कोई भी अगर डिस्प्यूट हो गया, तो अगर डिस्प्यूट हो गया दिस इज एरियर ऑफ रेंट। और अनरियलाइज रेंट क्या है कि वो यहाँ पे रह के गया, वो यहाँ पे आया, वो रह रहा है और मैंने कहा भैया पैसे दे दो, पैसे के टाइम पे वो अगली रात से गायब है। दिस इज द अनरियलाइज रेंट की जेन्युइन राइट बनता है कि मैं उसे रेंट लूं, लेकिन वो अब रेंट दे नहीं रहा या वो दे नहीं पाया या वो घर छोड़ के चला गया, कोई भी केस हो गया, दिस इज अनरियलाइज रेंट, ठीक है। यहाँ पे रूल 4 भी आता है। रूल 4 की आपको 4 कंडीशन याद रखनी थी कि टेनेंसी इज द बोनाफाइड। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको लिखना पड़ेगा एज्यूमिंग दैट रूल 4 इज सेटिस्फाइड, सो वी कैन क्लेम अनरियलाइज रेंट। हम अनरियलाइज रेंट क्लेम करेंगे और अपना अनरियलाइज रेंट लेस करेंगे। तो यहाँ पे टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड, मतलब जब मैंने उसको दिया किराए पे घर, तो मैं ये एज्यूम करके चलूंगा कि वो मेरी टाइमली पेमेंट कर देगा, वो मेरे साथ कोई भी डिफॉल्ट नहीं करेगा। दूसरी चीज है वेकेटेड दैट हाउस प्रॉपर्टी, टेनेंट शुड हैव वेकेटेड दैट हाउस प्रॉपर्टी, मतलब वो ये घर छोड़ के जा चुका है, तभी आप अनरियलाइज क्लेम करोगे। अगर वो रह रहा है यानी एक्सपेक्टेशन है कि पैसे मिल सकते हैं, तो आप क्लेम नहीं करोगे। थर्ड थिंग, यहां से खाली कर दिया, बट ऐसा ना हो जो मैंने साले वाली कंडीशन बताई थी कि बीबी का भाई है, यहां खाली कर दिया, हमने उसको दूसरी जगह दे दिया, दूसरी जगह खाली करवा दिया, फिर यहां रख लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं भी आपकी दूसरी किसी प्रॉपर्टी पे वो ना रहता हो। फोर्थ है रीजनेबल स्टेप शुड हैव टेकन, मतलब आपने लड़ाई की हो, आपने झगड़ा किया, आपने कॉल किया हो, आपने मेल किया हो, आपने व्हाट्सअप किया हो, आपने हर तरीके से कोशिश की थी, आप 2-4 गुंडी को बुला के ले गए थे, मतलब आपने पूरी कोशिश की उसको खाली करवाने की, लेकिन वो रेंट आपको नहीं मिला और आपने पैसे मांगने की कोशिश की लेकिन आपको पैसा नहीं मिल रहा। दिस इज द कंडीशन नंबर 4, रूल 4, ठीक है। इसके बाद एरियर ऑफ रेंट मैंने आपको बता दिया। तो टैक्सेबल क्या है, इसमें तरीका क्या है? तरीका ये है कि एरियर ऑफ रेंट है या अनरियलाइज रेंट है,
इसमें करना क्या है, जो भी अमाउंट रिसीव्ड हुआ आपको लेस कर लोगे आप 30% ऑफ डिडक्शन। 30% क्यों? क्योंकि उस साल भी अगर मिलता तो 30% आप लेस करते हैं। एक क्वेश्चन आपको हाइपोथेटिकल ऐसे बना के दे सकता है, वो कह सकता है कि मान लो अगर आपको रेंट मिला और उस साल आप घर के मालिक ही नहीं हो, आपने घर बेच दिया, आपने किसी और को दे दिया, तो यहाँ पे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास घर है या नहीं है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर आपको यहाँ पे टैक्स देना होगा अनरियलाइज्ड रेंट, एरियर ऑफ रेंट के ऊपर। ओके फाइन। नाउ कॉन्सेप्ट नंबर 5, कॉन्सेप्ट ऑफ वैकेंसी। तो इसके लिए मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी। मैंने आपको जनरल रूल और स्पेशल रूल दोनों बताया था। जनरल रूल में मैंने आपको ये बताया था कि देखो भैया, वैकेंसी का केस हो या ना हो हमें नहीं पता, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज जो हायर होता है हम वो भी लेते हैं। लेकिन यह बात आ गई वैकेंसी की कि सर मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने घर रखा है, मैंने सब कुछ रखा है, किराएदार आया ही नहीं, सर मैं उसमें रहना ही नहीं चाहता। दिस इज 100% आप ये बोलो कि सर मैंने उसको रखा ही इसी पर्पस के लिए कि कोई किराएदार आके रह के जाए। एकदम रोज सफाई करवाता हूँ सर, झाड़ू लगवाता हूँ, एकदम चमका के घर रखता हूँ, लिखा हुआ है बाहर एकदम साफ साफ कि किराए के लिए घर खाली है, लेकिन कोई आता ही नहीं, मेरी क्या गलती? वैकेंसी है सर। अब वैकेंसी के केस में हम दो चीजें कंपेयर करेंगे। पहली चीज कि वैकेंसी की वजह से आपका एक्चुअल रेंट कम रह गया है इन कंपैरिजन टू योर एक्सपेक्टेड रेंट। यानी अगर लेट आउट होती प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनना, अगर लेट आउट होती प्रॉपर्टी तो ऑब्वियसली 100% मेरा एक्चुअल रेंट इन कंपैरिजन टू एक्सपेक्टेड रेंट हायर ही होता, लेकिन एक्चुअल रेंट कम रह गया है ओनली ड्यू टू क्योंकि मेरा घर वैकेंट था। तो अगर वैकेंसी ना होती तो 100% एक्चुअल रेंट ज्यादा होता इन कंपैरिजन टू योर एक्सपेक्टेड रेंट। अगर ये है तो वैकेंसी आप क्लेम कर सकते हो। तब एक्चुअल रेंट अगर लोअर भी है एक्सपेक्टेड रेंट से तो भी चलेगा। दिस इज द पॉइंट आई टोल्ड यू विद द एग्जांपल। नाउ पार्टली लेट आउट। सर ये पार्टली लेट आउट क्या है? मान लो इसमें दो केस हैं, केस ए है और केस आपको बी है, ठीक है। एक है आपका यहाँ पे पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी एरिया वाइज। एरिया वाइज है, एरिया वाइज में एक क्वेश्चन भी किया था शायद हमने, मुझे जहां तक याद आ रहा है आईसीआई के मॉड्यूल का एक क्वेश्चन था, आपकी बुक में भी गिवन था, हमने किया था। इसमें एरिया वाइज है, मतलब मान लो 2 फ्लोर है, एक फ्लोर 1 फ्लोर 2। फ्लोर 1 में मैं खुद रह रहा हूँ, फ्लोर 2 में टेनेंट रह रहा है या वो नीचे रह रहा है मैं ऊपर रह रहा हूँ, कैसे भी। तो आप मान लो आपके 2 सेपरेट घर हैं, 30% 70% या फिर जो भी यूनिट वाइज वो रह रहा है। मान लो 8 यूनिट्स हैं, 4 में वो रह रहा है, 4 में मैं रह रहा हूँ, कुछ भी है। तो जो आप रह रहे हो वो तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आ गया। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो सब कुछ निल हो जाएगा, जेवी भी एकदम आपका निल हो जाएगा, ठीक है। जीवी निल हो गया, एनएवी आ गया। अब एनएवी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A क्लेम करोगे वो भी निल हो जाएगा। लेकिन हाँ इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट में आप 2 चीजें चेक करोगे, वही 30,000 लिमिट 2 लाख। कुछ नहीं कह रहा नोट डालो 2 लाख क्लेम कर लो, कुछ नहीं कह रहा 30,000 क्लेम करो, नोट डालना पड़ेगा आप क्या क्लेम करने वाले हो, कंडीशन सेटिस्फाई है या नहीं है। ऑन द अदर साइड जितने यूनिट्स में, जितने एरिया में टेनेंट रह रहा है वहां के लिए आप प्रॉपरली कैलकुलेट करो और सॉल्व कर दो। मान के चलो आपके 2 घर हैं, इस तरीके से आपको सॉल्व आउट यहाँ पे करना होगा। अब यहाँ पे टाइम वाइज, पार्टली टाइम वाइज। टाइम वाइज में क्या होता है, क्वेश्चन में क्या होता है कि एक दिन के लिए भी मान लो अगर किराएदार रह के गया, ठीक है, अगर एक दिन के लिए भी रह गया तो हम उसे लेट आउट प्रॉपर्टी ही मानेंगे, चाहे 1 दिन रहा हो, 10 दिन रहा हो, 20 दिन रहा हो, लेट आउट प्रॉपर्टी ही कंसिडर किया जाएगा अगर टाइम वाइज है। लेकिन यूनिट वाइज है, एरिया वाइज है, तो आप वैसे कैलकुलेट करोगे। नाउ सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए मैंने आपको नोट डाला था, एनएवी तक पहुंचोगे, 24A कुछ नहीं, 24B इंटरेस्ट ऑन लोन जो है आप क्लेम कर सकते हो। 30,000 2 लाख के लिए आपको क्वेश्चन में नोट डालना पड़ेगा, ये मैंने आपको लिखवा दिया था, ठीक है। इसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 7 है आपके पास, एसएससी ऑन्स मोर देन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। 2 से ज्यादा है सर। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन देखा था, आईएससी स्टडी मेट में क्वेश्चन है, नहीं तो आपके पास ये बुक होगी, आप उसमें चेक करना, जो मैंने आपको बुक दी है उसमें थियरी बेस्ड लिखी पड़ी है, ठीक है। तो अगर 2 से ज्यादा घर है, लेट सपोज 3 है, तो आपको यहाँ पे वो चूज करना है जिसमें एसएससी को टैक्स कम पे करना पड़े, आपको वो ऑप्शन चूज करना है। और हर साल आप अलग अलग चूज कर सकते हो। मान लो ए, बी और सी है, 2 तो माफी है, मान लो ए बी सेल्फ ऑक्यूपाइड, ऑप्शन नंबर सी लेट आउट है। मान लो ऑप्शन ए और सी ऑक्यूपाइड, बी जो है लेट आउट है। लेट सपोज बी और सी ऑक्यूपाइड, ए जो है वो आपका लेट आउट है। तो विच एवर इज, जिसमें आप चूज करोगे जिसमें एसएससी को कम से कम इनकम टैक्स पे करना पड़े, आपको पहले ये ऑप्शन कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ए बी, ए सी, ठीक है, बी सी,
ये 3 कैलकुलेट करो और अदर वाले को शो करो, उसके हिसाब से बताओ कि कौन सा बेस्ट रहेगा, वो एडवाइस आपको देनी पड़ेगी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इसके बाद को ऑनरशिप और ज्वाइंट ऑनरशिप। सर ये को ऑनरशिप रेशियो बिल्कुल एरिया वाइज जैसा मुझे को लगता है क्वेश्चन आ जाएगा सर, को ऑनरशिप था। ठीक है, अब यहां पे आपके लिए खास बात क्या है, इट मींस प्रॉपर्टी इज ऑन्ड बाय मोर देन वन ऑनर, 2 मालिक है सर, 2 3 4 5 जितने भी हैं। एक विमल करके क्वेश्चन है और आई थिंक बहुत पुराना क्वेश्चन है और हिट है क्वेश्चन, आईसीआई की साइड से पूछ सकता है वो आपसे। देयर आर द टू कॉर्नर्स, विमल एंड कमल समथिंग ऐसी कुछ नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो उस क्वेश्चन में ऑलवेज वो पूछता है कि आधे आधे ऑनर है, तो आप क्या करो, स्टार्टिंग में क्वेश्चन के पूरा उसे सॉल्व कर दो जैसे वो पूरा एक घर है। उसके बाद लास्ट में जब आपका आंसर आ जाएगा तो उनकी रेशियो में, उनके प्रोपोर्शन में उसको डिवाइड कर दो इनकम को, दैट्स इट, यही आपको करना होगा। ठीक है, ओके। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन ये तो आपका हो गया मीनिंग। इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट क्या होगा, अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है, डीम टू बी लेट आउट है तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट 30,000 है एंड 2 लाख है। और एक चीज और है कि अगर को ऑनर है तो मान लो 4 को ऑनर हैं तो चारों को 30,000 30,000 30,000 30,000 मिलेगा। अगर दूसरा वाला केस है तो चारों को 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख मिलेगा। यानी को ऑनर के केस में हर इंडिविजुअल को अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो डिडक्शन अलाउ होती है सभी की। आप इनकम निकाल चुके हो और जब 24B पे आओगे तो आपको यहाँ पे दिखना पड़ेगा मैक्सिमम लिमिट और सभी को ये देना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। नाउ कंपोजिट रेंट के बारे में, कंपोजिट रेंट में देखो अदर सोर्स में भी आप ये पढ़ने के लिए मिलेगा। मान लो अगर आपने घर दिया, यहाँ तो घर देने की बात आ रही है, मैंने एग्जांपल लिया होटल का। होटल में जाओगे तो एसी फ्रिज सब कुछ लगा हुआ मिलता है, तो उस केस में अगर सेपरेबल नहीं है, क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं घर की, अगर सेपरेबल है तो अलग अलग कर लो, घर को अलग कर लो, घर का रेंट जो है हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, आप एग्रीमेंट चेक कर लो। और बाकी जो जैसे आप बोलते हैं, जैसे आपने सैलरी का भी एक टॉपिक है आप पढ़ोगे, उसमें भी आप देखोगे कि घर जाता है उसमें फर्नीचर्स लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है, तो अगर अलग कर सकते हो तो अलग कर दो, अदर सोर्स में ले लो बाकी की इनकम को। और अगर कंबाइंड है, ठीक है, तो अलग करो फर्नीचर्स और बाकी जो फैसिलिटी दे रहे हो उसको अदर सोर्स में ले जाओ, और जो घर है उसको आप ले लो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। लेकिन अगर कंबाइंड है, होटल जैसा केस है, तो पीजीबीपी में चला जाएगा। और अगर बिल्कुल ही है, ठीक है, तो आप इसे पीजीबीपी और अदर सोर्स में ले जाओगे। अगर सेपरेबल है, दोनों को अलग अलग कर सकते हो, तो डिवाइड कर लो, 1 पोर्शन हाउस प्रॉपर्टी, अदर इज अदर सोर्स। और नॉट सेपरेबल है, मतलब आप नहीं बता सकते कि दोनों को कैसे ट्रीट करना है, तो आप इसको डिवाइड कर लोगे। और डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो अदर सोर्स, तो पीजीबीपी में आपको चेक करना पड़ेगा कि कहाँ फॉल करता है। ठीक, ओके। इसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 10 है हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। तो यहाँ पे क्या होता है कि कई बार कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फ्लैट बनाते हैं। फ्लैट जैसे आपका घर बना या फिर आपने कुछ भी बनाया, 2-3 बिल्डिंग है आपके पास या फ्लैट है ऊपर से लेके पूरी बिल्डिंग में। अब आप कंस्ट्रक्शन करते हो तो एक बार में तो पूरा घर रेडी हो नहीं जाता है, टाइम लगता है, कई बार 2 दिन 10 दिन में तो रेडी भी नहीं होगा, तकरीबन मान के चलो सालों लग जाते हैं, 2 साल 4 साल 5 साल। तो वो ये कह रहा है सर फ्लोर जो है कुछ तो रेडी हो गया है, कुछ होना बाकी है। तो गवर्नमेंट कहती है भैया हम तुझे 2 साल तक देते हैं, 2 साल हम तुझे देते हैं, 2 साल में तू कन्वर्ट कर ले और सेल कर ले। अगर तू नहीं करेगा तो 2 साल तक तो हम सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे, बट 2 साल के बाद हम मान लेंगे कि डीम टू बी लेट आउट है और तेरे को टैक्स देना पड़ जाएगा इस सेट के अंदर। ये यहाँ पे बताया गया, न्यू आपका सेक्शन था। उसके बाद डीम्ड ऑनर का सेक्शन है, ये आप सभी जानते हो और आप सभी ने बहुत बार पढ़ रखा हो। 2-3 केसेस में बता देता हूँ। जैसे ये एक्चुअली क्लबिंग प्रोविजन है, आपका एक टॉपिक है क्लबिंग इनकम टैक्स के अंदर, वहां से उठ के आए हैं प्रोविजन। ये क्या कहता है कि मान लो मैंने क्या किया कि रेंट आएगा मुझे, मैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मेरी क्रॉस हो जाएगी, मुझे टैक्स भरना पड़ जाएगा, मैंने अपनी वाइफ के नाम इसको कर दिया, तो वाइफ जो है नाम हो गया है उसके, इनकम आ रही है उसको, लेकिन अभी भी डीम्ड ऑनर मैं ही माना जाऊंगा। उसी के साथ साथ अगला केस जो है वो बच्चे का लिया गया है कि मुझे अपनी इनकम डाइवर्सिफाई करनी है, मैंने बच्चे के नाम घर करवा दिया, रेंट आ रहा है उसके नाम पे, लेकिन अभी भी ऑनर मैं ही माना जाऊंगा, डीम्ड ऑनर। तो ये कुछ केसेस है आपके डीम्ड ऑनर के कि मालिक आप अब नहीं है, फिर भी माना जाएगा कि मालिक आप ही हैं। इसमें सबसे लास्ट वाला जो केस है वो ये कहता है कि 12 साल अगर कोई इंसान आपके घर में रह गया तो अब मालिक उसे माना जाएगा बेशक मालिक आप हो। और भी है पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू आपने घर दे दिया है,
ठीक है, आपने एग्रीमेंट नहीं साइन किया है, लेकिन फिर भी अब किसके नाम पे घर है उससे ज़्यादा रिलेवेंट ये है कि उसका बेनिफिशियल ऑनर कौन है, एक्चुअली बेनिफिट कौन क्लेम कर रहा है, इसके बेसिस पे हम डीम्ड ऑनर ट्रीट करते हैं। और इसी के साथ सर ये चैप्टर होता है फिनिश।